चलते हैं पहले थ्योरम की तरफ। इफ टू आर्क्स कार्ड ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट देन करस्पॉन्डिंग कार्ड्स आर इक्वल। इसका मतलब ये है कि अगर दो आर्क, इसके दो आर्क अगर आपस में बराबर, सपोज मैं ये कर दूं ये और ये एक आर्क है पी क्यू है, और दूसरा आर्क में बोल दूं यहाँ पर ए और बी है, ठीक है, ए और बी है, ठीक है। ए बी और पी क्यू दोनों जो है आर्क जो है वो इक्वल है। सपोज यहाँ मैं ऐसे लिख दे रहा हूं कि पी क्यू इक्वल टू ए बी, ठीक है। दोनों आर्क अगर इक्वल हैं तो इनके थ्रू जो भी कॉर्ड बनेगा, मैंने यहाँ दोनों के एक साथ मर्ज किया है, आर्क यहाँ मैंने लिखा है पहले, कॉर्ड लिखा है। मतलब अगर दो आर्क अगर इक्वल है, आर्क कॉन्ग्रुएंट मतलब बराबर है, तो उनके थ्रू जो भी कॉर्ड बनेगा, जीवा होगी, वो भी बराबर होगी। जैसे मैं ये यहाँ से यहाँ तक ड्रा कर दिया, यहाँ से इसको मैंने इसको मिला दिया, तो ये जो कॉर्ड बना है पी क्यू और ये जो ए बी बना है कॉर्ड, दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। ये हमारा ये थ्योरम कहता है, ठीक है। अब इसी का हम उल्टा करते हैं। ये जो लिखा है कॉर्ड, अगर दो कॉर्ड में मान लिया कि पी क्यू कॉर्ड है, पी क्यू कॉर्ड है, ये आर्क नहीं है, और ए बी भी कॉर्ड है, जीवा है, पी क्यू जीवा है और ए बी भी जीवा है, दोनों आपस में बराबर हैं। अगर दोनों बराबर हैं तो इनके थ्रू जो भी ये यहाँ पर एक आर्क बन रहा है ए बी और पी क्यू, वो भी आपस में बराबर होंगे। इस थ्योरम का मतलब ये है जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक। तो मैंने दो क्वेश्चन को एक ही में मैंने मर्ज कर दिया था, इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों के आर्क के साथ कॉर्ड को ऐड किया, कॉर्ड के साथ मैंने आर्क को ऐड किया है, ठीक है। यदि एक वृत्त के दो चाप या जीवा बराबर हों तो संगत जीवा या चाप भी बराबर होंगे, ठीक। क्लियर हो गया कि अगर पी क्यू कोई आर्क है, मतलब क्या बोलते हैं, चाप है, और ए भी चाप है, दोनों आपस में बराबर हैं, तो उनके द्वारा जो भी जीवा बनेगी वो भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा है परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो सेंटर से, केंद्र से अगर हम कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, मतलब 90 अंश पे, 90 डिग्री पे अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं सेंटर से, तो वो इस कॉर्ड को, इस जीवा को दो बराबर भागों में बांटती है, मतलब समद्विभाजित करती है, बाइसेक्ट करती है, ठीक है। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो हम कहीं पर भी, सेंटर है, सेंटर से हम किसी भी कॉर्ड पर अगर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, 90 डिग्री बनाएंगे, तो वो उस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। अगर यहाँ नेमिंग करते ये आर हो जाएगा तो पी आर इक्वल टू आर क्यू हो जाएगा। यहाँ पर अगर सी पुट कर दें तो ए सी इक्वल टू बी सी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहीं पर एक और बात निकल के आई, अगर ये कॉर्ड इक्वल है, पी क्यू और ए बी, ये कॉर्ड जो जीवा है वो इक्वल है, तो इस सेंटर से, जो केंद्र है वृत्त का, वहां से दोनों की जो दूरी होगी, मतलब जो डिस्टेंस होगा, मतलब ओ से यहां तक का जो डिस्टेंस है ओ सी, और यहां से जो डिस्टेंस है ओ और आर का, दोनों आपस में बराबर होंगे। एक थ्योरम ये भी निकल गया कि अगर इक्वल कॉर्ड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, अगर समान जीवाएं सेंटर से, केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती है। इसी का उल्टा ले लीजिए, अगर दो जीवाएं, दो कॉर्ड
अगर सेंटर से सेम डिस्टेंस पर है, इक्वी डिस्टेंट है, तो देन बोथ कार्ड आर इक्वल। उसी का कन्वर्स हो गया ये। मैंने क्या बताया अभी, कि अगर दो कार्ड, मैंने कोई भी कार्ड, अगर दो कार्ड है यहाँ पर ए बी और मैंने पी क्यू लिया है, अगर ये दोनों इक्वल हैं, पी क्यू और ए बी अगर इक्वल है, तो ये सेंटर से इक्वी डिस्टेंट होंगे, मतलब समान दूरी पर होंगे, मतलब ओ सी और ओ आर दोनों बराबर होंगे, मतलब इनका जो लेंथ होगा वो आपस में बराबर होगा। उसी का चलते हैं अपोजिट। अगर ओ आर इक्वल टू ओ सी है, देन पी क्यू इक्वल टू ए बी, मीन्स कार्ड पी क्यू इक्वल टू कार्ड ए बी हो जाएगा। क्लियर? तो मैंने दो थ्योरम और इसमें मैंने बता दिया। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं और इसी पर ले लेते हैं। अब इस कार्ड के थ्रू या इस आर्क के थ्रू, इस जीवा के थ्रू या फिर इस चाप के थ्रू, जो भी एंगल यहां पर सेंटर पे सबटेंड होगा, मतलब बनेगा, इसको थोड़ा हम ऐसे कर दें, ये सेंटर है, यहां से जो भी एंगल बन रहा है, किससे? ए बी से, चाहे इस आर्क के थ्रू बन जाए, आर ए बी के, या फिर कॉर्ड ए बी के थ्रू बने, सबटेंड हो, कहां पे? सेंटर पे। ठीक है, सपोज यहां पर सेंटर पे थीटा एंगल बन रहा है, और हमको पता है कि पी क्यू भी जो है ए बी के इक्वल है, तो ये जो एंगल यहां बनेगा वो इसके इक्वल होगा। कहने का मतलब अगर यहाँ पर थीटा डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पर भी थीटा डिग्री बनेगा। जो कोण यहाँ बनेगा वही कोण यहाँ बनेगा। क्यों? क्योंकि दोनों की जीवाएं या दोनों की चाप बराबर हैं। ये बराबर ये है, इसलिए इनके द्वारा केंद्र पर बना कोण भी बराबर होगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक, तो मैंने क्या बताया अभी कि कोई अगर आर्क है, इक्वल आर्क, सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, सिंपल सी बात इंग्लिश में देखा जाए तो, इक्वल आर्क और कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल ऑन द एट द सेंटर। ठीक, ये हो गया, दो हो गया। अब क्या हो सकता है? हो, चलते हैं इसको इरेज करते हैं, आगे जो बताते हैं। चलते हैं कुछ और टॉपिक को क्लियर करते हैं, थ्योरम को। इफ टू कार्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वल विद अ कॉमन पॉइंट, तो दो कार्ड्स मैंने सपोज ले लिया, ए बी ले लिया और दूसरा ले लिया ए सी। क्यों? क्योंकि इसमें बोला है कि विद अ कॉमन पॉइंट, कोई उसमें एक पॉइंट जो कॉमन होगा। दो कार्ड ड्रॉ किए, इसमें एक पॉइंट हमारा कॉमन है। देन सेंटर ऑफ द सर्कल लाई ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द कार्ड। तो यहाँ पर जो इसका सेंटर होगा, अब इसके थ्रू कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल ये बन रहा है, बी ए सी यहाँ पर बन रहा है। इसका जो सेंटर होगा इस सर्कल का, वो कहीं न कहीं इसके बाइसेक्टर पर होगा। अगर इसको, इस एंगल को अगर बाइसेक्ट करें मोर देन हाफ ले करके, तो ये जो इसका सेंटर होगा कहीं न कहीं इसी बाइसेक्टर पे होगा। ठीक है, समझ में आया? अगर कोई दो जीवाएं हैं जिसका कोई एक उभयनिष्ठ बिंदु है, ठीक है, कॉमन पॉइंट है, तो उस जो भी कॉमन बिंदु के द्वारा जो है एक कोई कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है, तो एंगल को अगर हम बाइसेक्ट करते हैं, अगर उस कोण को अगर हम समद्विभाजित करते हैं, तो जैसे हम समद्विभाजित करेंगे तो जो इसका जो सेंटर होगा, केंद्र होगा वृत्त का, वो इसी लाइन पे कहीं न कहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब हो गया ये। अब चलते हैं अगला।
द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। ठीक, इसको इरेज करते हैं तो बताते हैं दूसरा थ्योरम इसमें कैसे बनेगा। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, ये कोई आर्क हो गया सपोज, इसके थ्रू एट द सेंटर, केंद्र पे जो भी कोण बन रहा है, जो भी एंगल बन रहा है, सपोज थीटा एंगल बन रहा है। ठीक है, अब क्या बन रहा है, सेंटर इज डबल एंगल सबटेंडेड बाय इट। अच्छा, ये जो आर्क है इसके थ्रू जो भी इतना मानते हैं, जो भी एंगल यहां पर बन रहा है, कहां पर, इस सेंटर पे ओ पे, उसी आर्क के थ्रू एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, इसी आर्क के थ्रू अगर हम किसी और सेंटर सर्कल के किसी और पॉइंट पर अगर हम एंगल बनाएं, इस आर्क के थ्रू सेंटर को छोड़ करके कहीं पर भी बनाए, सपोज मैं यहां बना लिया, इसी आर्क के बेस, मतलब यही इसका बेस है सपोज, ठीक है, मानते हैं यही बेस मानते हैं, यहां से यहां बना दिया, ठीक है, तो ये एंगल बन गया, ये एंगल बना, ये एंगल बना। ठीक, तो अब इनके ये यहां जो एंगल बना, एनी अदर पार्ट ऑफ द सर्कल इज क्या है, द आर्क एट द सेंटर इज डबल, ये डबल है किसका, यहाँ जो आर्क बन रहा है, जो एंगल यहाँ बन रहा है, कहाँ पे, सेंटर पे, एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, सर्कल के किसी दूसरे पॉइंट पर जो भी हमारा एंगल बन रहा है, वो उससे ये जो सेंटर में बन रहा है वो इसका डबल होगा, मतलब इसका डबल ये है। अगर हम ये कहते हैं कि यहाँ पर थीटा डिग्री बन रहा है, यहाँ पे 2 थीटा डिग्री बनेगा। ठीक है, तो जो भी आर्क के थ्रू जो भी सेंटर पे एंगल बनेगा, मतलब ये है कि ये जो डबल जो भी यहाँ बन रहा है उसका आधा, उसका हाफ सर्कल के किसी भी पॉइंट पर बनेगा, उसी सेम आर्क के थ्रू। ठीक है, सेम आर्क मतलब बराबर जो भी हमारा जीव है, चाप है, उस चाप के थ्रू जहां कहीं भी बनेगा कोण, वो इस केंद्र पर बने कोण का आधा होगा, केंद्र पर बने, सेंटर पर बने जो भी एंगल होगा उसका वो हाफ होगा, मीन्स इसका ये डबल होगा। क्लियर? अच्छा, अब एक बात यही और सामने आ रही निकल करके कि अगर किसी भी आर्क के थ्रू कोई भी एंगल बन रहा है, कहां पे, सर्कल पे, सेंटर को छोड़ करके, ठीक है, सेंटर पर छोड़ दिया, सेंटर देखो ही गया। अब इस आर्क के थ्रू यहां भी एंगल बना, यहां भी एंगल बना, यहां भी एंगल बना, और एंगल बना सकते हैं यहाँ पर ऐसे, यहां भी एंगल बन गया। ये सभी एंगल हैं, 1 2 3 4 सभी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, क्या होंगे, सभी एंगल यहाँ पे इक्वल होंगे, थीटा डिग्री सभी थीटा डिग्री बनाएंगे। मीन्स अगर सेम आर्क पे जितने भी एंगल बन रहे हैं सेंटर पे, सॉरी सर्कल पे, वो इक्वल होंगे, सेम आर्क सेम एंगल, सेम आर्क सेम एंगल। ठीक है, इवन अगर मैं इसको यहाँ ही बनाऊं, ऐसे बनाऊं, यहाँ से ऐसे बना दिया, यहाँ से ऐसे बना दिया, तब भी ये एंगल इसके इक्वल होगा, मतलब थीटा डिग्री ही बनेगा। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं इधर, अब ये तो हो ही गया, ये भी हो गया। द एंगल इन द सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ठीक, अच्छा, अब दूसरा आते हैं, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। अगर ये सेंटर है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया, मतलब इसका डायमीटर ड्रॉ कर दिया, तो अब इस डायमीटर पे, मतलब इसको अगर हम बेस एज्यूम कर लें, इसको हम आर्क मान लें, या इसको हम कॉर्ड मान लें,
अगर इसी ये सपोज करने की यही मेरा एक पूरा इतना आर्क है, मतलब हाफ, ठीक है। तो अब इस हाफ जो हमारा आर्क है, मतलब ये जो आर्क बन रहा है यहां से यहां तक, इस आर्क के थ्रू जो भी एंगल हम बनाएंगे इस सर्कल में, मतलब सेमी सर्कल में, जब सेमी सर्कल हो गया, एक पार्ट ऊपर एक पार्ट इधर, तो जो भी एंगल बनेगा वो क्या होगा, राइट एंगल होगा, मतलब 90 डिग्री बनेगा। ये जो एंगल बन रहा है सब 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। सभी जो है 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं। क्या हुआ, मतलब सेमी सर्कल में, मतलब हाफ है ये। अगर इधर इसके ऊपर हम कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, समझ लेना कि वो राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा। क्लियर है, मतलब यहाँ जो यहाँ जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। यहाँ टच है ये। अब इसी का हम सी मीन्स कन्वर्सन ले लें, मतलब इसका अपोजिट कर लें। तो अगर कोई भी एंगल, मतलब ट्रायंगल अगर सर्कल में 90 डिग्री अगर बना रहा है, ठीक है, इसका मतलब वो है कि वो सेमी सर्कल में बना हुआ है, ठीक है। जब सेमी सर्कल में जो बना है वो 90 डिग्री है, तो जो 90 डिग्री अगर बन गया, मतलब कोई ट्रायंगल राइट एंगल बन गया है किसी सर्कल में, इसका मतलब वो सेमी सर्कल में बना हुआ है। तो उसका जो बेस होगा कहीं न कहीं वो उसके डायमीटर होगा, जो उसका बेस होगा वो उसका डायमीटर ही होगा, तभी ऐसा हुआ होगा, ठीक। अब ये हो गया। अब एनी एंगल सपोर्टेड बाय माइनर आर्क इन द अल्टरनेट सेगमेंट इज एक्यूट, अच्छा ये है, एंड एनी एंगल सपोर्टेड बाय मेजर आर्क इन द अल्टरनेट सेगमेंट इज ऑब्ट्यूज। अच्छा, इसका मतलब बता देते हैं आपको, लास्ट वाला जो यहाँ लिखे हुए हैं, सपोर्टेड बाय माइनर आर्क। सपोज ये हमारा माइनर आर्क, हम इसको यहाँ ले लेते हैं, ये मेरा आर्क है, इसको 10 कर दे, बहुत पुराना हो गया है, ठीक है। सपोज ये मेरा माइनर आर्क है पी क्यू, और इसको ले लेते हैं पी आर क्यू, ये मेरा मेजर आर्क है, ठीक है, पी आर क्यू, ये माइनर आर्क है। माइनर आर्क इन द अल्टरनेट सेगमेंट, मतलब इस आर्क के थ्रू अगर हम कोई भी एंगल बना रहे हैं, कहाँ पर, अल्टरनेट सेगमेंट में, मतलब इधर कहीं, सेंटर पे नहीं, कहीं और बना रहे हैं, ठीक है। वो जो एंगल होगा, सेगमेंट इज एक्यूट, ये जो एंगल बनेगा वो एक्यूट एंगल होगा, मींस लेस देन 90 होगा, ठीक है। 90 से छोटा होगा तभी ये बोला गया है कि एक्यूट होगा, एक्यूट एंगल होगा, मतलब न्यून कोण होगा। अच्छा, अब आगे कह रहा है कि एंड एनी एंगल सबटेंड बाय मेजर आर्क। कौन सा मेरा मेजर आर्क है, ये मेजर आर्क है। इस मेजर आर्क के थ्रू अगर कोई भी एंगल बनेगा, कहाँ पे, इधर कहीं, ऐसे, ये मेजर आर्क यही है, इतना से यहाँ तक, ये जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, मतलब अधिक कोण बनेगा, मीन्स मोर देन 90 और लेस देन 180 बनेगा। क्लियर हुआ। जो छोटा आर्क था, मतलब जो छोटा चाप था, छोटे चाप के थ्रू, लघु चाप के थ्रू जो भी के माध्यम से जो भी एंगल, जो कोण यहाँ बन रहा है वृत्त पर, वो हमेशा क्या होगा, न्यून कोण होगा, मतलब 90 अंश से छोटा होगा, लेस देन 90 होगा। वही सेम अगर हम मेजर आर्क से, मतलब दीर्घ चाप से अगर हम कोई एंगल बनाते हैं किसी दूसरे, उसी वृत्त पे, कहीं दूसरे वृत्त, मतलब वृत्त के किसी दूसरे पॉइंट पे, तो वो एंगल जो होगा, वो जो कोण होगा वो अधिक कोण होगा, मतलब वो 90 से ग्रेटर होगा और 180 से लेस देन होगा, ठीक है, वो अधिक कोण होगा, या ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं उसको, ठीक है। इतना हो गया। अब चलते हैं आगे, कुछ एक दो और पॉइंट है उसको भी हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है।